नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह के साथ पूरा सच। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। खालिद पिछले 5.5 साल से जेल में कैद हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब उन्हें राहत मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। खालिद के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम को भी जमानत नहीं दी है, मगर 5 अन्य को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। उसने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ साजिश रचने के आरोप के पक्ष में पर्याप्त सबूत हैं और उनका केस बाकी 5 जिन्हें छोड़ दिया गया है जमानत पर, उन्हें उनसे भिन्न है। उसने इन 2 छात्रों के आरोपों को अन्य 5 के मुकाबले गंभीर माना है। हालांकि खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि दंगों के समय वे दिल्ली में नहीं थे। उनके पास कोई भी ऐसी चीज या हथियार बरामद नहीं हुए हैं जिनसे साजिश रचने के आरोप साबित होते हों, मगर कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके पहले हाई कोर्ट ने भी इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि उमर खालिद ने सीएए के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और लोगों से कहा था इसका विरोध करें। गृह मंत्री अमित शाह के मातहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने यूपीए की जिन धाराओं के तहत खालिद के खिलाफ जो आरोप लगाए, उनका भी विरोध बचाव पक्ष ने किया था, मगर कोर्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस पूरे मसले को समझते हैं, इस पूरे फैसले को समझते हैं। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी संभावनाएं थी, उम्मीदें थी कि अब तो बहुत हो गया। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये कहा जाता है, और इस मामले में ये अभी तक नहीं दिखा है। आज के इस फैसले को कैसे देखा जाए? नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि एक व्यक्ति या 7 व्यक्ति 5 साल से एक दंगा हुआ जिसके अभियुक्त के रूप में 5 साल से जेल में बंद है। अभी तक आपने गवाहों का भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया है और दुनिया देख रही है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में जिसके कुछ जजमेंट्स आज भी इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? ये 5 साल से अगर प्रोसिक्यूशन पूरी तरह मुकम्मल केस नहीं स्टेब्लिश कर पाया है, ट्रायल कोर्ट में गवाहों की के बयान नहीं हुए हैं, तो आखिर ये गलती किसकी है? इसके लिए आप किसी को जेल में रख देंगे यूएपीए के तहत? तो आज जो जजमेंट दिया है, इसमें भी कुछ नए डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए दुनिया के एक नई इबारत होगी और एक नया, मुझे लगता है कि अजीब सा एक संकट पैदा करेगा। इस जजमेंट में जो आपने सिद्धांत दिया वो ये था कि साहब, ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हो सकते हैं। एक नया आपने अंग्रेजी का फ्रेज गढ़ा, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ द क्राइम। दिल्ली दंगों के आप बौद्धिक शिल्पकार हो सकते हैं। बौद्धिक शिल्पकार क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कि साहब, वो स्पीचेस जो थी वो इस तरह के नेचर की थी। जरा सोचिए, तब तो कार्ल मार्क्स को भी जेल में ही होना चाहिए था, वो सड़ जाना चाहिए था, और गांधी को भी होना चाहिए था। गांधी ने जब नमक सत्याग्रह किया, गांधी ने जब बारडोली आंदोलन किया, गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट कहा, तो वो तो इतना बड़ा अपराध था कि उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं। तो ये दुनिया चलेगी कैसे प्रजातंत्र में, अगर हमें सरकार के फैसले का जो सीए को लेके था उसको लेके अब आता है कि नहीं साहब, ये भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा बना था। तो शर्जिल के लिए क्या उन्होंने क्या किया था? अभी तक एक भी टेंजिबल एविडेंस नहीं है, तो किया क्या पुलिस ने? और सुप्रीम कोर्ट को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भरोसा भी कर रहा है कि साहब, ये जो गवाह है ना, ये इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इसलिए इनका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। बोले अच्छा, ये प्रोटेक्टेड गवाह है। बोले जी साहब, ये प्रोटेक्टेड। इन्होंने ऐसी बातें बोले कि नहीं, गवाह तो बहुत बातें करता है, गवाह किसी को बना के ले आइए,
चाचा मामा कोई भी हो, चाहे पुलिस के गवाह तो अपने लगे रहते हैं, पुलिस तो इसकी एक्सपर्ट है। कुछ लोग हैं जो पुलिस के मुखबिर होते ही हैं, हर केस पे वो पहुंच जाते हैं। तो कहा गया नहीं साहब, इसका पहचान डिक्लेयर होगा तो सुरक्षा को खतरा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि 1 साल के अंदर जो ये सुरक्षित गवाह हैं, जिनकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है, उनको आप कोर्ट में ले आइए। ये पर्दे के अंदर रहेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो डिफेंस काउंसिल है वो उनसे सवाल करेगा, वो पर्दे के ऊपर से जवाब देंगे। जब लिखा जाएगा तो गवाह के नाम लिखा जाएगा, डेल्टा, गामा, बीटा, थीटा, ये उनके नाम होंगे। तो इनके ऊपर ये पूरा केस डिपेंड करेगा। अब आप सोचिए, आपको उनकी शक्ल नहीं देखी, वो कौन है, उनका आइडेंटिटी नहीं मालूम है, और उनको आप गवाह बना के ये बता रहे साहब ये चर्चिल और जो ये थे। आज कोर्ट ने किया क्या, 2 कैटेगरी बनाई, कल्पेबिलिटी की 2 कैटेगरी बनी। जबकि होता ये 120 बी में जो लोग वो होते हैं, जो लोग अपराध में मुक्त होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, उनको भी वही दोषी माना जाता है। यहां उल्टा किया है, यहां किया है कि ये जो 2 हैं इनको अलग कर दिया है और कहा इनका जो अपराध है ये स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट की सुरक्षा को इंडेंजर करने का आरोप है। क्या आरोप है? तो साहब इन्होंने अपने भाषणों से में उस तरह की बात कही है जो कि खतरा पैदा कर सकती है। इसके आगे कुछ नहीं है। उन्होंने भाषण दिया, भाषण में अगर कहा कि सीए के खिलाफ आंदोलन करिए, तो ये राज्य की सुरक्षा को खतरा कैसे हो गया? लेकिन वो गवाह बता रहे हैं कि साहब ये सीक्रेट मीटिंग्स में भी आए थे। ये गवाह बता रहे हैं। वो जो पर्दे के पीछे गवाह है वो बता रहे हैं कि ये साहब सीक्रेट मीटिंग्स में भी आए थे। मतलब कि अगर वो लोग यहाँ आए हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसको सीक्रेट मीटिंग कह दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सीक्रेट मीटिंग हो गई। सीक्रेट मीटिंग में आया कौन? तो ये बताइए कि साहब सीक्रेट मीटिंग में ये जो हमारे पर्दे के पीछे गवाह है ना, इन्होंने देखा था, सुना भी था, इन्होंने ये बात कही। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 कैटेगरी कर दी है और शर्जील और इनका खालिद को कहा है कि अगर 1 साल में इन पर्दा नशीन गवाहों का बयान नहीं होता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, तो आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग चाहे तो सीधा कोर्ट आ सकते हैं बेल के लिए। ये कह के उन्होंने इसको कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना वीक ग्राउंड पे ये पूरा केस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं बेल जूरिस्प्रूडेंस, उस पे एक नई इबारत लिखी है जिसमें कि कैटेगरीज अंदर की पहले तो किया इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट। अब ये इतना वाइड फोल्ड है कि इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट और कब कार्ल मार्क्स की जो दुनिया के मजदूरों एक हो के की भावना है, उससे स्टेट के खिलाफ कहीं आंदोलन हो जाए, अगर लेबर स्ट्राइक हो जाए, तो गिरफ्तार कार्ल मार्क्स होंगे अगर जिंदा रहते तो एक तो ये डॉक्ट्रिन दे दिया जिससे पुलिस को अब छूट मिल गई कि साहब ये जो परसों आए थे ना, ये भाषण दिया था, बस यही इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है कि 2 को कहा कि भाई साहब ये साल भर में अगर ये लोग ना करें ना, तो आप मेरे यहाँ पास चले आइएगा। तो मतलब 6 साल की हो गई फिलहाल। अब खालिद और सर्जिल 6 साल के लिए 5 साल हो गए थे, 1 साल और बढ़ जाएगा। जी। तो ये स्थिति है। तो उसके बाद फिर एक और नई डॉक्ट्रिन आ जाएगी और फिर उनकी, मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रोसिक्यूशन इन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, और नए तर्क और नए गवाह गढ़ रहा। जी हाँ, गढ़ रहा है। मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बाई क्यों कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट्स को, जो क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स है उनको क्यों बाई कर रहा है। एक झटके में कह सकता है कि यार एविडेंस हो तो बताओ, तुम्हारे पास टेंजिबल एविडेंस हो तो बताओ कि हाँ ये कल्पेबिलिटी है। सर्जिल
करने के लिए उसने इतने में फोन किया, यहाँ आया, उसने फिर ये कहा कि भाई ये करिए आप लोग, और उसमें हथियार वगैरह वगैरह वगैरह। हम सरकार के खिलाफ अगर कहें कि साहब आंदोलन करिए, तो ये राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है? तब तो गांधी का आंदोलन स्टे ही नहीं करेगा इस देश में। तो हमें लगता है कि इसमें इस नजरिए से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को दुनिया देख रही है कि कम से कम एक मंदिर था न्याय का जिसमें जाके आप रिलीफ पा सकते थे। लेकिन अगर आप फ्रीवोलस ग्राउंड पे, जहां की अ, पर्दे के पीछे जो गवाह हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा होनी है, लिहाजा उनके स्टेटमेंट पे आप बैंक करेंगे कौन है वो, कितने सिखाए पढ़ाए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कैसे उनको तोड़ पाएंगे? क्योंकि आप आमने सामने रहते हैं तो चीजें अलग होती हैं। तो ये सब है, मुझे लगता है कि ये एक जूरिस्प्रूडेंस का नया अध्याय है जो लिखा जा रहा है। इसके कितने खतरे और देखते हैं आप? अगर इस तरह से इन्होंने ये नया जो डॉक्ट्रिन दे दी है 2-2, अब ये क्या आने वाले समय में देश में हम आप भी खतरे में पड़ जाएंगे कि हमने अगर कोई नहीं, बात बहुत कही तो वो सीधी भी बात है। जी इसमें बहुत सिंपल बात है कि पुलिस को आपने निर्बाध शक्तियां दे दी, एक एक फ्रेज अंग्रेजी का क्वाइन करके, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट। तब तो वो जितने भी हैं, गौतम नवलखा, जितने भी इस तरह के जो सोशल वर्कर हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, किसी कोई नर्मदा को लेके कर रहा है, कोई खदान वर्कर को लेके कर रहा है, इन सबको आप इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट मान लेंगे। जब पुलिस चाहे इनको कह दे साहब आ गया इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट आ गया, क्योंकि वो आपको बौद्धिक रूप से सजग कर रहे हैं कई 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 मुद्दों पे। तो इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट बता के आप ही क्या कहना चाहते हैं? क्राइम तो सीधा होता है कि क्रूड फॉर्म में उसने किया कि नहीं। और अगर हमने इश्यूज पे बौद्धिक वो दिया जो कि सरकार के खिलाफ है, तो आप उसको मान लेंगे कि आप इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हैं इसके। ये तो इतना खतरनाक है कि आने वाले दिनों में हम सब लोग क्या बोल पाएंगे? आज हम जो बोल रहे हैं ये भी खतरा ये उसी श्रेणी में आएगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट कह के जो पेंडोरस बॉक्स खोला, एक फ्लडगेट खोल दिया है कि अब किसी को भी पकड़ के ले आओ। सरकार के खिलाफ बोला है, मंच से बोला है, बस इतना काफी है, बुला लो इसको, और ये देशद्रोह माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको या तो एक्सप्लेन करे कि किस लेवल पे आके ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट कल्पेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, दोष में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखना पड़ेगा। ये जैसा आपने भी कहा कि दुनिया देख रही थी इस पूरे फैसले को कि क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। अब इस तरह का फैसला आया है तो दुनिया क्या अर्थ लगाएगी इसके? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के उसको तो नहीं क्वेश्चन कर सकते। उसकी बुद्धिमत्ता में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लॉजिक, वो जो फैसले दे रहे हैं उसके कोलेटरल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि आपने तो दे दिया फैसला, हो सकता है आपके विजडम में जो चीजें हों, आप जज हैं, आपको बिल्कुल मालूम होगा। लेकिन जब इसको एम्पिरिकली देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे, तो अचानक लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये ये तो अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ ए रिबेलियन, मतलब सरकार के किसी भी राज्य के खिलाफ वो करना, बगावत करना, इसको क्या कहा माना जाएगा? तब फिर डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? आपको ये जरूर सोचना था कि हाँ, अगर क्रूड फॉर्म में इन्होंने सर्जिल ने किया है, हम मान लेते हैं कि सर्जिल को, लेकिन वो पुलिस के पास तो होना चाहिए ना। सिर्फ गवाहों के, वो भी पर्दे के पीछे जो गवाह हैं, उनके बयान को लेके
आपने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और वो देशद्रोही बता दिया है। सर्जिल ने दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, बहुत ही फायरी स्पीच दिया होगा, दोनों ने दिया होगा। तो इसको क्या कहेंगे? फायरी स्पीच देना अगर ये है तो जरा चुनाव में चले जाइए। किस तरह लात जूता होता है पॉलिटिकल पार्टी में, उसको आप तो देशद्रोह नहीं मान, कल हो सकता है ये भी माना जाने लगे कि साहब चुनाव में इसने सरकार की बुराई की थी, ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है सरकार के खिलाफ वो करने का, और ये कह के आप उसको बंद करा दे। तो इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं तक जा सकता है। एक ऑटोक्रेटिक रिजीम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है इसके पीछे। इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट बता के तो आपने तो गजब का कर दिया साहब। तो इसके पहले सोचिए कि ये काल बस ये दुनिया जो बदली है, और ये आज से नहीं बदली है। मार्टिन लूथर ने जो 1400 में पहला 100 क्वेश्चंस पादरियों को लिखे थे, ये वहां से शुरू होता है, ग्यूटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होता है। और ये दुनिया में तमाम जो क्रांतियां हुई हैं, ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ने ही कराया है। तो आप इसको कह देंगे वो सर्जियल इमाम इसलिए है कि साहब इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा गौर से देखने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो क्या अब उमर खालिद के लिए रास्ता बंद है? साल भर तक अब कुछ नहीं हो सकता, साल भर उसे रहना ही हाँ, पड़ेगा? साल भर तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो साल भर तक तो अब कोई रास्ता नहीं है। अब अगर कोई ब्रह्म ज्ञान आए और ट्रायल कोर्ट छोड़ दे किसी और ग्राउंड पे कि साहब ये पुलिस एक्सपेडाइट नहीं कर रही है, तो ट्रायल कोर्ट को ये है इजाजत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे यहाँ आएंगे 1 साल में, अगर ये नहीं करते हैं, अगर ये कर देते हैं तो पहले भी आ सकते हैं। तो ये क्यों करने लगे? 5 साल अगर नहीं किया है तो गवाहों के बयान क्यों कराएंगे? तो साल भर तो अभी फिलहाल जेल में रहेंगे, उसके बाद आएंगे। उसके बाद भी क्या विवेक सुप्रीम कोर्ट का होता है और कितना उनको इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट मानता है, भी तो ये भी देखना है। आपकी कीजिएगा तबीयत हम। ठीक नहीं हाँ, है एनके जी सिंह जी, इसके बावजूद आपने समय निकाला और हाँ बातचीत जी, की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बहुत नमस्कार। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.